बॉलीवुड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी बातचीत अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। आज इस बातचीत का दूसरा भाग सुना जाए। है अपना दिल तो आवारा, मगर ये आपकी आवारगी जो फिल्म लाइन में शुरू है, अभिनय की दुनिया में बसर कर रहे हैं। इसमें एक फिल्म आई थी 2020 में, स्टेट ऑफ सीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक बड़ी माकूल फिल्म मानी जाती है। बहुत अच्छी फिल्म ये बनी थी। इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे नाम जो है वो विदेश के हैं। हाँ ये कॉन्टिलो पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की थी जी, और इसमें मैथ्यू लिटमोर ये डायरेक्टर थे जो कि हॉलीवुड से थे। रिचर्ड हेंकल ये डीओपी थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, कैमरामैन जी, ये भी हॉलीवुड से थे। और एंटोन लियोन ये एसोसिएट डायरेक्टर। ये तीनों की टीम वहां से थी। अच्छा। और उनके साथ इनके कुछ एसोसिएट्स भी हॉलीवुड से आए। हालांकि मैट्रिक्स नाम की एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी शायद वैन डैम की, वो उसके डीओपी भी रह चुके हैं रिचर्ड हेंकल। तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए जी जी। तो अचानक एक दिन मैं नागपुर में ही था, उस दौरान 2019 की बात है शायद, और मुझे कॉल आया कि यार एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है जी, बहुत खूबसूरत डीएसपी का कैरेक्टर है। मैंने बोला यार मैं पुलिस वाले का काम मत बुला यार प्लीज। ही सेड कि यार भाई तू सुन तो ले कैरेक्टर क्या है। मैंने ठीक है। उसने मुझे बताया, कैरेक्टर एक्सप्लेन किया। डीएसपी सूर्यवर्धन शुक्ला करके एक कैरेक्टर मुझे दिया गया, जो कि राजवर्धन सिन्हा साहब के रियल कैरेक्टर पे जुड़ा हुआ था जी, जो कि 26/11 अटैक हुआ था उस पे। अच्छा। विश्वास नागरे पाटिल सर थे, उन्हीं का भी एक कैरेक्टर था जो दूसरा मेरे साथ में ऑफिसर थे डीएसपी, वो प्ले कर रहे थे। तो ये सब ब्रीफ किया और मुझे अच्छा लगा। मैंने ठीक है। मैं नागपुर से मैं जब वापस आया 1-2 दिन में, उसके बाद मैं गया उनके प्रोडक्शन हाउस में। मैंने ऑडिशन उनको पहले ही ऑनलाइन ही भेज दिया था जी। दे लाइक्ड इट, दे शॉर्टलिस्टेड। कमर्शियल की जो बातें थी वो हुई एंड आई जॉइंड द थिंग। मैं उस दिन शूट करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो नायगांव जी जाके वहां पे मैं गया। हालांकि मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था। मैंने सोचा कि इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब सीरीज, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि ये 26/11 पे बनने वाली एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट, बजट पे भी। और इसके हॉलीवुड के, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हॉलीवुड मेकर्स है तो आई एम क्रेजी अबाउट इट, बट उनका टेकिंग बड़ा अच्छा था। हाँ, उनका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा था। यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि हॉलीवुड का अपना एक तरीका है काम करने का। हाँ, उनका एक अलग तरीका है। तो वो फर्क आपने क्या महसूस किया इसमें? फर्क ये था कि उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं था। अच्छा। जैसे मैं 2019 के दौरान अगर उनके साथ शूट कर रहा था तो मेरा कम एक्सपोजर था। वेराज 3 फेसेस थे हमारे यहाँ पे, अच्छे आर्टिस्ट हैं। अर्जुन बाजवा जी हैं, विवेक दहिया है, अर्जुन बिजलानी है जी। काफी अच्छी बातचीत है उनके साथ भी। 3 पोस्टर फेसेस भी थे, एनएसजी कमांडो प्ले कर रहे थे। बट उन्होंने कहीं भी ऐसा कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें कम इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं दिया। उनके लिए सब सेम थे, सब सेम। तो उनका ट्रीटमेंट वो बताते थे कैसा करना है, वो कन्वे करते थे शॉट के पहले। अच्छा। एंड देन वो ट्रीटमेंट के साथ बैक टू बैक टेक्स बहुत ज्यादा लेते थे। मतलब एक ही सीन हमारा हमने 15-15, 20-20 बार शूट किया बहुत बार जी। लेकिन उनका ये था कि आप करके दिखाओ सर, आपको क्या सही लग रहा है। ओह अच्छा। हाँ, एक कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में आप क्या सोचते हैं इस रोल के बारे में? हाँ, क्या बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। जी, जी, जी। वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। और हालांकि वो मुझ में पहले से है भी। मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने कबीर सिंह की, जैसे मैंने गांधी गोडसे की जी, या फिर मैंने जो भी फिल्में की, अगर वो टेक मुझे कुछ लगा है तो मैं डायरेक्टर को जाके बोल के आता हूँ कि सर आई फील इफ आई डू दिस। तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ था संदीप सर के साथ, संदीप रेड्डी सर के साथ जी। तो मैंने बोला कि एक जो सीन है वो मिडवे चालू होता है, हाफ सीन हो चुका है, हाफ सीन चालू हो रहा है। अच्छा। कि एवरीथिंग इज एट स्टेक,
वो बोलता है कि एक दिन पहले उसने दारू पी के ऑपरेशन किया है, शराब पी के ऑपरेशन किया है, ये अभी मैं अभी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, आपको गवाही देनी पड़ेगी, स्टाफ को बोलता है अपने जी, डीन ऑफ द हॉस्पिटल जी। अब मुझे लग रहा था ना वो वहां से जो चालू हो रही है लाइन कि अब मुझे उस पर प्रेशर भी देना था, एवरीथिंग इज एट स्टेक। अब एवरीथिंग इज एट स्टेक पे वो मैं प्रेशर नहीं दे पा रहा हूं। अच्छा, मैंने सोचा कि एक वर्ड को डालना चाहिए, तो मुझे लगा ब्लडी इज द वर्ड, तो मैंने वो बोल के देखा, ब्लडी एवरीथिंग इज एट स्टेक। अच्छा, जो मुझे यहाँ पे अभी लगा, तो वहां पे वो फील आया, मैंने बोला ये करता हूं, तो मैंने एसोसिएट डायरेक्टर को बोला, वो बोले कि नहीं ब्लडी यूज नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला सर नहीं यूज कर पाएंगे तो सर को एक बार बोल के देखो ना। नहीं यार वो गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन ठीक है छोड़ यार। मैंने वो आए डायरेक्शन के टाइम में तो आए, मैंने बोला सर एक पॉइंट है, बोले हाँ बोलो। ना ये ऐसा बोलने की मेरी इच्छा है, अगर आपको सही लगता है। उन्होंने बोल के देखा, एक सही डायरेक्टर जो है वो उसकी फिल्म को बहुत अच्छे से जानता है। जी जी, इज द कैप्टन ऑफ द शिप। बिल्कुल। तो उन्होंने बोल के देखा 2 बार, बड़ी बोला हाँ गुड डू इट एंड इट इज देयर इन द फिल्म। यस। तो ये एक चीज है जो आर्टिस्ट को बोलनी चाहिए। आर्टिस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जाके रख दी तो वैसी रहे। आर्टिस्ट एक कलाकार है, एक खुद सोचने वाला इंसान है, और वो भी अपने रोल के बारे में सोच रहा है तो अच्छी बात है। जी जी। तो अच्छा, मैं इंसिस्ट नहीं करता, मैं एक बार बोल के देखता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि उन्हें अच्छा लगा तो रखे, नहीं लगा तो नहीं रखे, मैं कोई उसको ज्यादती तौर पे नहीं लेता हूँ। अभिनेता और निर्देशक के बीच में ये एक संवाद तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ, सेम थिंग राजकुमार संतोषी जी के साथ भी वही हुआ जी। हम लोग गांधी जी बैठे हुए हैं और डीएसपी राणा उनको आके बोलता है कि महात्मा जी ये जो आपका प्रार्थना स्थल है वहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी। अच्छा। और डीएसपी राणा जो है उनका थोड़ा चाहने वाला है, तो बार बार इंसिस्ट करता है कि महात्मा जी आप सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करते करते एक लास्ट में वो फिर से महात्मा जी बोलता है कि महात्मा जी, लेकिन वो बोलते हैं बस प्रार्थना स्थल पे किसी की भी चेकिंग नहीं होगी, और वो जाने को बोलते हैं। अच्छा। तो इसमें मुझे लगा कि जब ये पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महात्मा जी, तो महात्मा जी हम चाहते हैं कि आपके इसमें प्रार्थना स्थल पे वो रखा जाए सिक्योरिटी। वो नहीं बोलते हैं, और ये फिर से वो बोलते हैं कि कड़कड़ीची विनंती करते हैं कि, तो उस वक्त मुझे लगा कि इसमें बापू बोलना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा इमोशनल है, वो महात्मा बोल रहा है, हाँ, अब जो तक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन अभी बहुत ही क्लोजली बोला, अरे करना यार काइंड ऑफ। तो लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा। अब फिर से मैंने एक वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला, उसमें नहीं प्रोटोकॉल ये हो जाएगा वो थोड़ी। मैंने बोला भाई ये तो एक तो फिक्शन है, हाँ ठीक है, ये कोई हुआ है ऐसी बात नहीं है, तो फिक्शन है। और हम लोग उस जोन में जा रहे हैं कि जहां पे ये आदमी इमोशनल होके उनकी बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बापू पूरा नेशन उनको बापू बोलता था, व्हाई नॉट। उसने नहीं बोल दिया। मैंने राज जी को बोला, सेट पे आए वो जब सीन करना था, हाँ चलो मैंने बोला राज जी ये, हाँ बोलो सर ये ऐसा है। बापू कैसे बोलोगे? मैं बोला ये ऐसा और फिर मैं ये ऐसा। हाँ बहुत बढ़िया, ही लाइक इट। सो मेरा यही कहना है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी चाहिए। वही एक एडिशनल चीज है जो आप दे सकते हो। तो दिस इज व्हाट हाउ इट हैपेंस। क्या बात है। तो स्टेट ऑफ सीज का भी वैसा ही रहा। हाँ। कि मैं जैसे ही वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू। वो पूछते थे कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो चीजें होती गई। कोइंसिडेंटली वहां पे जो शिरके नाम से कैरेक्टर था, जो विश्वास जी का कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था। अच्छा। तो विक्रम मराठी का काफी कैरेक्टर्स करता है, बड़ा नाम है, शोज करता है। हम लोगों ने साथ में 4 इडियट्स जो की थी उनमें साथ में पहली फिल्म थी। अच्छा। तो उसने कंटिन्यू किया, उसके बाद उसको मराठी शोज भी मिले, फिल्में मिली। मैं वापस चला गया नागपुर, और वापस आया तो 4 साल बाद मैंने मेरा सफर हिंदी से चालू किया। जी। बोले हम लोग अच्छे दोस्त हैं। ओवरऑल स्टेट ऑफ सीज एक अपने आप में बहुत सीखने लायक और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना। जी। हालांकि लॉकडाउन के चलते उसे शायद जहां तक वो जाना चाहिए उतना एक्सपोजर, उतने व्यूअर्स नहीं मिले। हाँ। बट आज भी मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो बोलता हूं कि वो जरूर देखिए, आपको 4.5 घंटे का होगा। बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स उसमें दिए गए हैं जी कि कैसे कैसे हुआ होगा। मैं रिसेंट फिल्म मैंने एक मैडॉक की अभी की शूट, जो कि निकम नाम की एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया जो कि उसी से रिलेटेड है। अच्छा। वो भी बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, उसमें भी डिटेलिंग छोटे छोटे दिए गए। आपने बंबई में फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कुछ रंगमंच पर भी काम किया है, तो हम उसकी बात करेंगे, मगर यहाँ एक गुंजाइश एक गीत की है। कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? ये कभी कभी मैं जिंदगी के बारे में जब सोचता हूँ
और बड़े शांत कभी जोन में। मैं बड़ा ही निसर्ग प्रेमी इंसान हूँ। मैं हाल ही में गोवा गया था तो मैं वहाँ पे घंटों बीच पे बैठा करता था अकेले। गया तो फैमिली के साथ था, लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं अकेले बीच पे बैठ जाता। और उस वक्त वो गाना मेरे जहन में आता है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी। आइए सुनते हैं। जी सर। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 Il tempo vola, prendelo, prendelo, amore mio. दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। ला 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 ला। जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। ला 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 ला। किससे पुराने यादें पुरानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है ये कहानी। हालांकि किसी भी कलाकार की कहानी दो लफ्जों की नहीं रह जाती जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया है। जी। तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने कॉलेज के जमाने तक नागपुर में थिएटर किया था, और अब मुंबई में आके यहाँ थिएटर अलग ही है। बहुत। मराठी में तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है, सही है। प्रगति की मार्ग पर है। हिंदी का एक अपना मुकाम है थिएटर का। आपका अनुभव कैसा रहा हिंदी में थिएटर करते हुए यहाँ पर? बहुत खूबसूरत। मतलब मैं मराठी होने के बावजूद मराठी में मैंने थिएटर यहाँ पे आने के बाद तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ग्रुप जो डेवलप हुआ वो हिंदी का हुआ। जी। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, सुनील उपाध्याय। जी जी। उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। रंजीत सर एक अपने आप में, मैंने जैसे कहा कि बहुत सीनियर पर्सनालिटी है। तो कुंदन रॉय और सुनील उपाध्याय मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग नाटक कर रहे हैं चेखव की दुनिया। अच्छा। आंतोन चेखव जो रशियन लेखक थे, बिल्कुल। उन्होंने 700 के करीब कुछ ड्रामास लिखे हैं, और उसमें बहुत सारे जो नाटक है वो रंजीत सर ने अनुवादित किए हिंदी में। तो वो सर का नाटक था, तो मुझे बुलाया गया रीडिंग में, और मैंने रीडिंग शुरुआत की रंजीत सर के यहाँ। हम लोग सर्कल बना के बैठते थे, रंजीत सर एक चेयर पे बैठते थे, तो फिर वो एक एक बंदे से जो है पेज का वो शुरुआत पढ़वाते थे। मैंने एक वो देखा, रंजीत सर के रीडिंग में 1.5 पेज के ऊपर जाना ही नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं, और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं। अच्छा। ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स। ओके।
अगर कोई चीज एक शब्द बोला है, उसमें कोई शब्द अक्षर है, वो एक छोटा सा, जैसे कहीं नुक्ता लगाना है या कहीं कुछ प्रेशर दे के बात करनी है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो बार बार आप पे काम करेंगे। अगर उनको दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है तो ही विल वर्क ऑन यू। एक लिमिट के बाद में फिर शायद छोड़ दें कि नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे को दिया जाए। तो ये उनके साथ मैंने किया है। ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए। जैसे कभी कम या कभी ज्यादा, तो ये ऐसा नहीं, कभी कम या कभी ज्यादा। तो ज्यादा को बोलते हुए आप ज्यादा है, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, तो तभी वो ज्यादा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं उनसे सीखा। और थिएटर में हम लोगों ने जहां जहां परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा नहीं, परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट। लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो आपको एक सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, आपको पूरी इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं। उनकी सबकी एक अलग अलग वो होती है। कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है वो सीखने को मिलता है। जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत खूबसूरत वर्ड है प्रयोग। हर नाटक का जो शो है उसे प्रयोग कहा जाता है, एक्सपेरिमेंट। क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके दिखता हूं, दूसरी बार दूसरा कुछ करके देखो। बिल्कुल, जो कि टेलीविजन में, फिल्म्स में पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आ रहा था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अभिनय तो हम करते हैं, मगर जो मजा नाटक यानी रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में नहीं आएगा। सही बोला आपने। अपना अपना मजा है, इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है, लाइव परफॉर्मेंस, वो चीज जो है वो आपको एक गूज़बम्प दे जाती है। जी। और उसका जो भी रिएक्शन आना है वो सब उसी वक्त तुरंत आना, यू फील सो गुड कि जो मैंने किया उसका किस लेवल। अच्छा, एक कलाकार उसके लेवल भी पहचान सकता है कि कहीं पे कम आया, कहीं पे ज्यादा आया, कहीं पे बहुत ज्यादा आया। तो ये चीज जो है, जो लाइव परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है। और मैं एंजॉय करता हूँ डेफिनेटली। और आप 15 दिन, महीना भर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लंबे लंबे 6-6, 10-10, 15-15 लाइनें, डायलॉग्स हैं या फिर पेजेस आप याद कर रहे हो। हालांकि हर एक कैरेक्टर को पूरा का पूरा नाटक ही ध्यान में हो जाता है एक टाइम में। तो महीने भर की प्रैक्टिस के बाद में वो जो आपका बेबी है, जो आपको उधर डिलीवर करने को मिल रहा है, वो आपको जो मजा देता है वो अलग ही है। मतलब उसका कहीं भी कंपैरिजन कहीं और किया नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो दैट मेक्स सेंस। और वो जो एक बार हो गया वो तो फिर जी। अपनी बातों में आपने अपने कुछ लिखने का भी जिक्र किया था कि कुछ लिखा है आपने। और राजकुमार संतोषी साहब से जब मिलने गए और वो घर पे नहीं थे तो उनके सेट आउट में आप जो है अपनी कल्पना में डूब गए थे और आप इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा सीन होगा। तो मैं ये कह रहा था कि लेखक बनने की कोई राह कभी बनी नहीं, या निर्देशक होना आप चाहते थे? मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान मैं जब नागपुर में था और वहां पे थोड़ी बहुत एक्सेस पॉसिबल थी क्योंकि छोटा शहर है, तो आप कहीं जा सकते थे। तो वहां मैं रामटेक गया। रामटेक में मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, अमोल खंते उनका एक एडवेंचर विलेज है। वो भी खाली था क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते थे। तो मैं रिक्वेस्ट करके वहां चला गया। वहां पे खाली इसमें नेचर के साथ मैं बैठा रहता था, एक कॉपी और पेन लिए। अच्छा। और वहां मुझे एक पर्टिकुलर कहानी, एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित होके लिखने की इच्छा हुई और मैंने वो वहां पे लिखी। 5-6 दिन में वहां पे था तो मैं लिख रहा था दिन रात। अच्छा। फिर मैं वापस आया, नागपुर में भी रुका, तो वहां भी मैं वो कहानी को डेवलप करता था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अमन कबीर, वो भी नागपुर से, उसके साथ मैंने वो डेवलप की कहानी। अच्छा। और एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कैसे प्रेरित करता है। थोड़ा सा डार्क कॉमेडी भी है। अच्छा। और लाइट कॉमेडी है। तो ये कहानी मंच पर आ रही है या पर्दे पर? हम चाहते हैं उसे पर्दे पे लाना। हमारी बातचीत भी हुई काफी कुछ लोगों के साथ जी। लेकिन शायद एक फाइनेंसर या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है जी। जो शायद कुछ और समय लगे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट। तो वो प्रोजेक्ट एक जरूर है। IPC 324 ये उसका हमने टाइटल दिया था। अच्छा। IPC 324। और वो जरूर बगल में, पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे जी, जो कि YouTube पे अवेलेबल है, जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर। वो मैंने एक मेरे दोस्त के साथ फिल्म बनाई
18 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जी जी। एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई। और फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया जिसका नाम है पिया की दासी। ओह क्या बात है। तो मैं आपको गाना दूंगा अगर आप यहाँ पे भी कर पाए। सूफी सॉन्ग है जी। और वो रिलीज हुआ है कुछ 9 से 10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, जैसे सारेगामा या अच्छा जी म्यूजिक टाइप के, तो वहां पे वो रिलीज हुआ है। तो वो हमने किया, वो मेरा एक दोस्त है राजीव वर्मा जिसने लिखा हुआ था, कंपोज भी उसने किया। जी जी। बड़े खूबसूरत तरीके से हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट भी किया। हालांकि चलिए इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू। इसका नाम है, शीर्षक है पिया की दासी। जी आइए सुनते हैं। मैं न जानू मतलब रब का और न जानू पूजा, मैं तो जानू प्रेम इबादत और ना कुछ भी दूजा। और ना कुछ भी दूजा। मैं न जाऊं मंदिर मस्जिद, ना जाऊं मथुरा काशी। मैं न जाऊं मंदिर मस्जिद, ना जाऊं मथुरा काशी। मोरे तो मन बसेरे पिया, मैं पिया की दासी। मोरे तो मन बसेरे पिया, मैं पिया की दासी। पमधप संधप मधप पमधप धज गरि धध पमधप गमध तद मद नि पनि रे 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 पनि रे मगरि सा पनि रे मगरि सा। विपुल जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज आई थी मिसेस सीरियल किलर। जी, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव? वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया। अच्छा। मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराहे हुए मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे। और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई। अच्छा। छोटा सा किरदार था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है। जी। जब तक, जैसे मैंने एक साथ ही में अभी इसकी बात निकली एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब। अच्छा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक है जी। रुद्रा में लीड थे अजय देवगन साहब। तो वो कैरेक्टर मुझे आया, हालांकि मैंने बोला कि नहीं यार, एक दिन का छोटा सा कैरेक्टर नहीं करता हूँ। फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार वो डायरेक्टर सर ने बोला कि आपसे ही कराएं। अच्छा। उनको अच्छा लगा है और उनको थोड़ी टावरिंग पर्सनालिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने। मैंने बोला अजय देवगन साहब को के सामने कौन टावरिंग दिखेगा? He said, नहीं आपकी हाइट की वजह से आप वो हो जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि वैसे में मैं घर पे बैठने वाला हूँ क्योंकि उस दिन मेरे पास काम था नहीं। अच्छा। तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूं, उससे बेटर मैं वहां पे जाकर ऑडिशन दे दूं। बिल्कुल। मतलब मैं परफॉर्म कर लूं, लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे। बिल्कुल। थिंग्स हैपन दैट वे ओनली। आई वेंट देयर, दे लाइक माय वर्क।
हालांकि बातचीत हमेशा होती है मेरी, बट शायद उनके जहन में कोई ऐसा कैरेक्टर आया इन फ्यूचर जो मुझे वो रिकमेंड करता है। एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है। हाँ, सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था, इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी सर का था। जी जी जी। तो वो एक कैरेक्टर उसमें भी छोटा था, आई वाज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स बहुत कम थे। अच्छा। बट रोहित सर के साथ काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप को, जी जी, उनकी वो और उनकी पूरी टीम, वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, सीखने लायक है। तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसी दौरान बरसाते नाम का एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी के प्रोडक्शन में। क्या बात। तो हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू अ हीरोइन हु इज इन 20s, अच्छा, मैंने बोला यार कुछ साल तो रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो अडॉप्टेड डॉटर होगी आपकी। अच्छा। और अभी जैसे मेरा भी बेटा 15 साल का है, तो जो रहेगी आपकी बेटी वही 12-13 साल की एक रहेगी, और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी, ऐसा दिखाएंगे। अच्छा। और कैरेक्टर अच्छा था। जब मैं कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा, ब्रीफ क्या है, तो कैरेक्टर अच्छा था। और मैं हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को ज्यादा महत्व देता हूं कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो, जी जी, क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ अलग कर पाओ, क्या कोई वेरिएशन आप दे सकते हो। अच्छा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसलिए मैं निगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं। हाँ, क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा गुड़ी गुड़ी सब अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा, लेकिन एक जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो अच्छा काम भी, एक्सप्रेशन भी दे सकता है, गुड़ी गुड़ी सरकास्टिक विलन, तो कई शेड्स हो सकते हैं जी। सो जितने रस वो दिखा सकता है उतने एक पॉजिटिव इसमें शायद ही आते होंगे। तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में बड़ा मजा आता है। अच्छा। तो मैंने किए भी हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने कोड रेड नाम की सीरियल की थी जिसमें भाऊ जमींदार का कैरेक्टर किया था। हाँ। दैट वाज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग, जिसमें वो लोगों को अपने फांसे में लेत के, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, ऐसा ट्रू स्टोरी। जी जी। उनको गलत बीज देता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है। ओह, इस टाइप का एक वो कैरेक्टर था, लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए। तो ये सब चीजें ऑन बेसिस। तो बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि वो पॉजिटिव ही कैरेक्टर था जी, लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे। अच्छा। तो बरसाते मेरा एक ऑलमोस्ट 1 साल वो शो चला। एक वो सेटअप जो है अपने आप में, बालाजी टेलीफिल्म्स बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का जी। तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स और वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ द पीपल। अच्छा। वो एक अपने आप में सीखने के लिए एक अच्छा ये था। बरसाते बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही। जी जी, दैट वे। क्या बात है। कार्यक्रम के इस मोड़ पे हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत या कोई गजल आप सुनवाना चाहेंगे? अगेन बीइंग पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत ज्यादा वैसा भी नहीं हूं कि बी पॉजिटिव। जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप नॉर्मली भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो। लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा फील करा जाते हैं जी, जिसमें से एक स्वदेश का गाना था, यूं ही चला चल रही। हाँ, मकरंद देशपांडे, मकरंद जी थे उसमें। हाँ, वो फिल्म है, शाहरुख भाई ने भी उसमें साथ में उनके किया, और बहुत ही खूबसूरत एक उनकी कैरावान में वो चले जा रहे हैं जी, और ये गाना चल रहा है। और अभी बारिश आने ही वाली है। जून में हम बात कर रहे हैं आज, तो आई एम श्योर कि इन अ वीक्स टाइम वी विल गेट अ गुड रेन। और इस मौसम में बढ़िया अपनी गाड़ी या बुलेट, मतलब जो भी है पॉसिबल आपको, और वो लेके आप चलो और फिर ये गाना अगर सुनो तो आप स्वदेश में पहुंच जाते हो। क्या बात है। चलिए सुनते हैं यही गीत। जी। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना, रुम दुम दाना रत दुम दाना, रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे,
मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे, ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल राही, यूं ही चला चल राही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ना ना है ना ना, देखो जिधर भी इन राहों में, रंग पिघलते हैं निगाहों में। ठंडी हवा है ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। बादल ये कैसा छाया, दिल ये कहाँ ले आया, सपना ये क्या दिखलाया है मुझको। हर सपना सच लगे जो प्रेम अगन जले, जो राह तू चले अपने मन की, हर पल की सीप से मोती ही तू चुने, जो तू सदा सुने अपने मन की। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। विपुल जी, ये जो लंबा समय आपने इस क्षेत्र में बिताया है, अलग अलग तरह के अनुभव, और हम अभी इस गीत के पहले जो बात कर रहे थे कि एक अभिनेता कई बार मन में सोचता है कि काश मैं इस कहानी का डायरेक्टर होता, ये आपके मन में भी आया होगा। तो अभी क्या आगामी समय में आपके जो है प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, आपने भविष्य में क्या कुछ योजनाएं बनाई होंगी कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं हमेशा इसी फील्ड से रिलेटेड जुड़ा रहना चाहूँगा जी। तो सबसे ज्यादा रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, एक एनजीओ है सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा में। अच्छा। जिसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की। आई प्रोड्यूस्ड इट, क्रिएटेड इट एक्चुअली विद फ्रेंड ऑफ माइन विद कैमरा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या इंफॉर्मेटरी फिल्म्स, ऑडियो विजुअल्स जी। मैं एक साइड बनाता रहूं, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ साथ हम हमारी फिल्म्स को भी फंड कर पाए। अच्छा। हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर हम, जैसे मैंने आपको बताया IPC 324 एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी है, जो रंजीत सर को भी स्टोरी बहुत पसंद आई जी। बट हालांकि वही फाइनेंस के चलते वो फिलहाल तो बैक बर्नर पे है, बट आई एम श्योर कभी ना कभी फ्रंट बर्नर पे आके हम उसे पकाएंगे। और फिल्म्स मेजरली मैं करना चाहता हूँ, ऐसा अभी चॉइस तो होता नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गुड कैरेक्टर। जी। मैंने वागले के बाद में अभी वागले की दुनिया के बाद में अभी कोई लंबा कमिटमेंट साइन तो नहीं किया है जी। तो आई एम वेटिंग फॉर इट कि जो लेवल पे मनोज वागले ने डिलीवर किया था उसी लेवल का कोई एक अच्छा किरदार। और एक सवाल हमेशा अभिनेताओं से खास करके पूछा जाता है कि बचपन से हम तरह तरह की कहानियां पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई रोल होता है जो जहन में बस जाता है कि काश मुझे ये करने को मिल जाए। तो वो कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा चरित्र है जो आप निभाना चाहते हैं, अब तक मौका नहीं मिला? ये अभी आजकल इतना एक्सपोजर बढ़ा हुआ है बिकॉज दायरे OTT अपने आप में इतना बड़ा है, इतने सारे चैनल्स आए हैं, तो बहुत अलग है। अगर पहले के इसमें से देखा जाए तो बच्चन साहब की एक फिल्म थी जी, मैं आजाद हूं। वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता था। अच्छा।
क्योंकि एक ऐसा इंसान इस शहर में आता है जिसका कोई लेना देना है नहीं उस शहर से, और बड़ा ही फकीर टाइप का है, और वो उस शहर को बदलने के लिए, उस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे लड़ जाता है। ओहो, क्या बात। तो वो एक बड़ा खूबसूरत, और उसका गाना भी उतना ही खूबसूरत था। इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। वाह। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा गाना उस इसमें था, और फिल्म भी उतनी खूबसूरत थी। तो मैं चाहता हूँ इस टाइप का जो एक चैलेंजिंग किरदार हो वो करने को कोई मिले तो मजा आए। हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत आपके मन में आ रहा है? मेरे ख्याल से ये जो गाना मैंने अभी बताया, ये गाना ही बहुत एप्ट होगा कि हम जब जी जान से खेलते हैं, जी जान से लड़ते हैं जी, तो दुश्मन तो मैं बाद में बोलूंगा, दुश्मन नॉट नेसेसरी कि हमेशा दुश्मन ही सामने हो, लेकिन हम अगर जी जान से कोई चीज करते हैं, पैशनेटली कोई चीज करते हैं, बिल्कुल, तो आपको मजा आता है और वो चीज होती जरूर है मुकम्मल। दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई शख्सियत हो। हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार हैं, ट्रू, वो भी दुर्भावनाएं जो होती हैं, वो भी हमारी दुश्मन है। ट्रू। और ये इन सबको लड़ने के लिए आपका पैशन होता है जी, आपकी फैमिली होती है,
जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा, जब भी पॉसिबल हो, अभी भी मुझे कभी लगता है तो दे आर देयर टू हेल्प मी। जी। आपका खुद का एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, ये सब आपको उन सब चीजों के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और लिव लाइफ हैप्पीली, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। विपुल जी, आपका अब तक का जो करियर ग्राफ रहा है जी, इसमें आपने वेब सीरीज की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई जगह आप एक्टिव रहे हैं, आपने मंच पर भी अपने आप को आजमाया है, आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में आप आए हैं। विपुल देशपांडे कहाँ बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं? बतौर कलाकार विपुल देशपांडे ने हर जगह सहजता से ही काम करना चाहिए। जी जी। बट अगर पर्सनल बात की जाए तो थिएटर, ये एक रंगमंच जो है, हाँ। ये किसी भी कलाकार के लिए शायद सबसे करीबी होता है। अच्छा। क्योंकि वहां पे जो आपके व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिल जाता है। हाँ। और उसे बहुत खूबसूरती से रंजीत साहब कहते थे कि उसे प्रयोग कहा जाता है। उसे शो या प्ले नहीं कहा जाता, प्रयोग। हर एक प्रयोग जो होता है उसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो कि कहीं पे आपने ये पंच लिया, कहीं पे आपने थोड़ा लंबा पॉज लिया, सो यू कैन कीप प्लेइंग, आप खेलते हो उसमें। जी जी। तो वो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जो कि आपको आपके प्रेक्षकों से जोड़े रखता है। तो मेरे ख्याल से रंगमंच मेरा सबसे फेवरेट रहेगा। और नो डाउट फिल्म्स, ओटीटी, टेलीविजन, ये इसलिए कि आप एक जगह काम करके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों के सामने पहुंच सकते हैं, जो कि रंगमंच में पॉसिबल नहीं है। जी जी। हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं जी। और जिनसे हम प्रेरित होते हैं, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है जहां से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये कृतज्ञता किसी रूप में व्यक्त की जाए। तो विपुल, आप किसके के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे? ये कृतज्ञता शायद मैं मेरे माता पिता के प्रति ही व्यक्त करना चाहूंगा। हाँ हाँ। भले ही उन्होंने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, उन्हें भी पता नहीं था कि एक्सपोजर नहीं था जो मुझे वो दे पाते, NSD, FTI, ये सब चीजें हमें पता नहीं थी। हाँ। लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे काफी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं। जी जी। एक कलाकार की जिंदगी बड़ी अनसर्टन होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तो सभी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं आज भी। हाँ। और यहाँ पे जैसे इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो डेफिनेटली मैं बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, और मैंने सर को बोला भी था कि बच्चन साहब हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं। उनको देख के, उनकी आवाज, उनका कद काठी, भगवान की दया से कद काठी मैं थोड़ा मैच कर लेता हूँ। जी जी। बाकी बहुत सारी चीजें उनसे ही सीखी है। मतलब एकलव्य जैसा सफर रहा है। हाँ। जो कि दूर से देख के, ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात होती रही है। वाह। वो भले फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन मतलब जी ट्रेनिंग ना हुई हो, बट ये ऑब्जर्वेशन वाला, एकलव्य वाला जो है, वो मुझे लगता है मेरा इसमें बहुत रहा है। और मैंने बच्चन साहब को ये बोला भी था जी जी कि आपसे ही सीखते आए हैं बचपन से। सीखने की जो ये प्रक्रिया है, इसमें यहीं से कहीं संघर्ष भी शुरू होता है। तो हम इस पे बात करेंगे, मगर यहाँ इस मोड़ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का। जब संघर्ष की बात आई है तो एक मिल्खा सिंह जो थे, मिल्खा जी, हाँ। उनके फिल्म का एक गाना है कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे। हाँ, ये मुझे बड़ा बेहतरीन गाना लगता है। क्या बात है जी। चलिए सुनते हैं। जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले, कच्चा फूले चूरा कांच कर ले। जिंदगी का ये घड़ा रे, एक सांस में चढ़ा रे, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। कोयला काला है, चट्टानों ने
इस गीत से पहले विपुल हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कुछ करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसमें संघर्ष की अपनी भूमिका होती है। जी। इस संघर्ष के बारे में अब तक जितनी बातें आपसे हुई है तो आपके एक अलग सोच रखते हैं संघर्ष के बारे में, और जहां तक फिल्मी दुनिया की बात है, ये तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोग सबकी अपनी अलग कहानी होती है और सबका अलग संघर्ष होता है। बिल्कुल। तो वो कौन सा विचार है जो आप इस संघर्ष के बारे में कहना चाहते हैं, वो अलग बात जो है आपके मन में? संघर्ष, जैसे कि शायद पहले भी हमारी बात हुई कि संघर्ष जिंदगी में हमेशा रहेगा। जिंदगी है तो संघर्ष है जी, और अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो युड़ा है। तो ये तो खैर नहीं होता है, हम लोग करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर किसी इंसान को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए शायद कोई गाइडेंस अवेलेबल हो। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ पे ये गाइडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर है जो मैं हमेशा पसंद करता हूँ कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे यहाँ से, कम से कम राह के पत्थर तो हटा देते हैं। ओह तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज एटलीस्ट मेरे बाद में जितने लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, हाँ। उन्हें एक गाइडेंस के तौर पे, एक ब्रदरली फ्रेंडली गाइडेंस के तौर पे अवेलेबल हो। तो 2018 में स्ट्रगल स्मार्ट नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने चालू किया था। अच्छा। जिसमें एक एक्सपोजर वर्कशॉप मैंने कहा था। कलाकार को कला सिखाना बहुत कम दिनों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं इंडस्ट्री का। जी। जो हमने किया, मैंने ट्राई किया, उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 3 मेल 3 फीमेल, उसमें से 3 पार्टिसिपेंट्स आज फुल फ्लेज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। वाह। बतौर कलाकार। वाह वाह। और उसके बाद भी हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस लिए, सिम्बायोसिस कॉलेज के साथ भी मैंने सेशंस लिए 2 साल। उसमें यतिन कारेकर जी, अश्विनी शेखर मैडम, राजेंद्र शिसाटकर जी और शांतनु रोड़े जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं डायरेक्टर जी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। ये कंटिन्यू करना चाह रहा था, बट देन आई गॉट बिजी विद कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स, वो हो नहीं पाया। बट मैं अभी भी चाहता हूँ कि एक ऐसा मैं कुछ जरिया बनाऊं कि जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग आए और एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर में उसको एक्सेस कर पाए। और जो यहाँ पे लोग हैं जो फॉर एग्जांपल जिनके पास समय है, जो गाइड कर सकते हैं, जैसा अगर कोई कलाकार एक्टिंग उस दिन असाइनमेंट नहीं है तो वो फ्री होता है, उसके पास में अगर समय है तो वो आके हमारे साथ समय बिताएं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो, जी, लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे। क्या बात। तो ये मेरा सबसे जरूरी है। अदरवाइज तो वहां पे घर पे बैठ के थोड़ा सा डरते ही है कि कौन जाएगा, कैसे जाएगा। तो इस पे भी एक इंदौरी साहब का शेर था कि लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं। अच्छा। अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। ओह, क्या बात। दिस इज वन ऑफ द थिंग। तो ये हमने रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मैं कंटिन्यू करूं। तो स्ट्रगल स्मार्ट मैंने नाम भी इसलिए ऐसा चुना और वो मुझे मिल भी गया, strugglesmart.com, कि आपको स्ट्रगल करना है तो स्मार्टली करो। अच्छा। और उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो। संघर्ष कोई गलत बात नहीं है या कुछ नेगेटिव सोच वाली बात नहीं है, पॉजिटिव बात है। इसमें कोई फिलहाल जो भारत में किसी कोने में कोई कलाकार रह रहा है और वो चाहता है कि आपसे जुड़े, इस आपके स्ट्रगल स्मार्ट से जुड़े, तो क्या इस वेबसाइट पे ऐसी कोई व्यवस्था है? ये व्यवस्था हमारी, जब मैंने कहा था कि 2018 में चालू किया था, ये 2-3 साल रेगुलर बेसिस पे चलती रही। लोग कांटेक्ट कर सकते थे, हम उनको डिटेल्स भेज के हमारे प्रोग्राम्स से अलाइन कर सकते थे। जैसा मैंने कहा कि 3-4 साल से मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो फिलहाल strugglesmart.com वेबसाइट मेरी ऑपरेटिव नहीं है, इट इज विथ मी। अच्छा। द डोमेन नेम इज ऑल्सो विथ मी, जो हमारे साथ ही है। जी। मैं उसे फिर से एक्टिव करना चाहता हूँ, और तब तक अगर बाई चांस किसी को करना हो तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आई वुड लव टू गाइड देम। विपुल देशपांडे ऑफिशियली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे हम डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल स्मार्ट भी एक्टिव हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊँ, जितना मैं कर सकता हूँ। मैं बहुत बड़ा कलाकार तो हूँ नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूँ मेरे ख्याल से वो मेरे लिए निश्चित रूप से। और जितने भी कलाकार हैं जो संघर्षरत हैं और जो आना चाहते हैं, तो उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और यहाँ हम कोई गाना सुनते हैं। ये किस्सा भी शायद हमारी बात हुई थी जी, कि लोग यहाँ पे आपको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हाँ। कि आपको बोलते हैं कि हाँ भी आप
आ जाओ, आपको बोला जाता है कि आप कोर टीम के सदस्य हो, हाँ, सपोज टू बी कि आप बहुत अच्छा आपका कैरेक्टर होगा, लेंथ होगी, तो होता है। लेकिन एक मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की जी, जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे। हाँ, तो आप मुख्य कलाकारों में तो हैं, बिल्कुल, मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है, और कोई उस रोल का अपना अलग महत्व नहीं है। ओह, तो वो बड़ा ही मुझे खलता रहा कि यार मैं, एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक के पास। हाँ, हाँ, आज मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल, उसके बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा, शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा, या 15 साल बाद कुछ और सीन रहेगा। हाँ, तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूं कि उसको मैं न्याय दे सकूं। तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ, मुझे आप एक ही दिन बुलाओ, बट वो एक दिन में एक सीन ऐसा मेरा होना चाहिए कि जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूं, लगे कि मैंने काम लगे कि विपुल देशपांडे ने कुछ काम किया है, कुछ योगदान दिया है। जी जी जी। तो मेरा सीधा सीधा मानना है कि अगर मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए लोग, ओहो, और अगर मैं खाक हूं तो खाक तो उड़ा देनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो बस यही एक चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था। क्या बात, क्या बाकी संघर्ष की बात हो रही थी, उसमें दंगल का एक टाइटल ट्रैक है, वो गाना है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। तो संघर्ष की शुरुआत माँ के पेट से होती है और वो मरघट तक होती है। क्या बहुत ही खूबसूरत गाना है, आइए सुनते हैं। जी। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। सावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना। अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल।
जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। तो जितनी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं उनके लिए, जो आप करना चाहते हैं आगे, जितने आपके सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी है, उनके लिए हम विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का, आपकी पूरी टीम का, कि मुझ जैसे नाचीज को भी आपने यहाँ पे आने का मौका दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने आने के बाद वॉल ऑफ फेम आपका और लॉबी ऑफ फेम भी देखा है। यहाँ पे कौन नहीं आया है। जी जी, मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि मैं इसी जगह पे आके बैठा हूँ और एक प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सेल्यूलॉइड के सितारे